खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। नोटबंदी के 9वें दिन भी लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि सरकार ने शादी वाले घरों को बड़ी राहत देते हुए आज शादी का कार्ड दिखाने पर हर परिवार को 2.5 लाख रुपए बैंक से निकालने की छूट दे दी है। संसद के अंदर विपक्ष ने सरकार पर एक स्वर में हल्ला बोला। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि इतने लोग तो उरी में पाकिस्तानी आतंकियों ने नहीं मारे जितने एटीएम की लाइन में लगे लोगों की जान चली गई। इसके बाद जोरदार हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए मुलतवी हो गई। तो संसद के बाहर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाला। ममता ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए नोटबंदी के फैसले को 3 दिन के भीतर वापस लेने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि 9 दिन में देश को 2,25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो केजरीवाल ने नोटबंदी के बहाने सरकार पर 8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। बड़ा सवाल यह कि क्या विपक्ष के जोरदार हमले के बाद मोदी सरकार रोल बैक पर विचार करेगी और मौजूदा हालात में क्या यह मुमकिन लगता है? इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से खास बातचीत। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। नोटबंदी को लेकर आवाम की कतारें बड़ी होती जा रही हैं। लोगों की परेशानियों में भी इजाफा होता जा रहा है। लोग हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उनको जल्दी कोई बड़ी राहत मिले। ऐसे में इस मसले पर सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक अपोजिशन जमातें हुकूमत को घेरती नजर आ रही हैं। नोटबंदी को लेकर पार्लियामेंट में भी हंगामा आराई जारी है और सड़कों पर भी एहतजाज। राज्यसभा में जुमेरात को अपोजिशन पार्टी के अरकान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐवान में मौजूद न होने और काले धन पर बहस कराने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। कई सियासी जमातों के लीडरान इस मामले पर वजीर आजम की ईवान में मौजूदगी का मुतालबा करते रहे। लेकिन इससे भी आगे अपोजिशन का मुतालबा है कि वोटिंग के कानून के तहत नोट बैन मामले पर बहस कराई जाए। हालांकि हुकूमत इससे बचती नजर आ रही है। पार्लियामानी उमूर के वजीर अनंत कुमार का कहना है कि इस मामले में आईनी पहलू के मद्देनजर काम किया जाएगा। तो वहीं मरकजी वजीर शहरी तरक्कियात वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा न करे। नायडू ने कहा कि उसूल ज़वाबित के मुताबिक सारे काम किए जाएंगे, लेकिन किसी के दबाव में कोई बात नहीं होगी। अपोजिशन के इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए हुक्मरान जमात ने कहा कि हर मसले पर वजीर आजम के मौजूद रहने की जरूरत नहीं। साथ ही हुकूमत ने वोटिंग कानून के तहत इस पर बहस कराने से भी मना कर दिया है। लेकिन अपोजिशन इस मुतालबे पर अब भी कायम है। इन तमाम बहस के दरमियान ये बात जाहिर हो रही है कि हुकूमत वोटिंग के कानून के तहत नोट बैन मामले पर बहस कराने से बचती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो कुल मिलाकर नोटबंदी पर हंगामा जारी है और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है विपक्ष, ऑपोजिशन। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बहस करने के लिए। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के। हमारे साथ ऋचा पांडे दिल्ली से मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर नासिर हुसैन साहब हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। और साथ ही साथ तारिक सिद्दीकी साहब जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो भी लखनऊ से हमारे साथ बस जुड़ने वाले हैं। सुदेश जी, पहला सवाल आपसे, क्या आपको लगता है सरकार से एक बड़ी गलती हुई है और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को खेद जताना चाहिए कि जिस तरह से इतना बड़ा और कड़ा फैसला लागू कर दिया गया और उसकी तैयारियां पूरी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से आज विपक्ष को, ऑपोजिशन को सरकार के खिलाफ एक बड़ा मौका हाथ लग गया है कि वो उसे घेर सके? देखिए समीर अब्बास साहब, जब कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो कीमोथेरेपी कराना ही पड़ता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इतनी बड़ी बीमारी देश को लग चुकी है, ब्लैक मनी की एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो चुकी है, और जो वो आम व्यक्ति है जिसका कोई सहारा नहीं है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि ये 2% लोग जो हैं जिनके हाथ में मुट्ठी भर लोग जो हैं पूरे भारत को चलाते हैं।
ये उनके खिलाफ है जिन्होंने पैसों को बचा कर रखा है और आम आदमी को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। ये उसकी लड़ाई है, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। आपको पता है किस तरह से पाकिस्तान ने काउंटरफीट नोट छापकर हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा कुठाराघात किया है। ये लड़ाई नारकोटिक्स के खिलाफ है, ये लड़ाई नक्सल्स के खिलाफ है। आप देख रहे हैं कैसे कैसे लोगों को परेशानी हो रही है। जो आप दिखा पा रहे हैं, जो आप नहीं दिखा पा रहे हैं, वो उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की है जिन्होंने भी धन इकट्ठा किया होगा, बोल नहीं पा रहे हैं। आम आदमी का हमने भी सर्वे किया है, आपके चैनल ने भी किया है। आम आदमी जरूर तकलीफ थोड़ा उठा, उसको हो रहा है, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, दिक्कतें हो रही है, लेकिन वो जिस तरह आजादी के आंदोलन में लोग लड़ाई में भाग लेके खुश होते थे, उस तरह की खुशी उनके ऊपर है कि वो भी इस कदम में साथ है। लोगों की जान जा रही है, मौत का आंकड़ा 50 तक पहुंच चुका है, दिक्कतें इतनी ज्यादा हैं। जी नहीं, देखिए समीर अब्बास साहब, अगर हम इस तरह से बोलें कि हंगर में बहुत बड़ा डेथ हुआ था महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कर सकते कि डेथ इसी कारण से हुआ है। और हम मान भी लें कि कुछ डेथ हुए होंगे कुछ लापरवाही के कारण, उसके लिए हमें खेद है। लोगों को तंग करना कहीं से मुद्दा नहीं है। लाइन में खड़े हो गए, हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम हुआ हो, वो अगर चाहते तो लाइन से बाहर आ सकते थे, लेकिन हम उसको दोषारोपण करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन जो फिर मृत्यु पर, फिर लाश पर जो राजनीति करने की कवायद शुरू की है, आज जो गुलाम नबी आजाद ने कहा, जिसका आपने जिक्र किया, किस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं बताइए। एक शहादत होती है मार्टियर्स की, उसको और उरी घटना को आप इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। एकदम लगता है कि कांग्रेस बदनाम करने के लिए अपना ये जो है ना, जो संतुलन दिमाग का है, खो चुकी है। लोग बोलते हैं सठिया गए हैं गुलाम नबी आजाद ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसकी क्या जरूरत थी। आप बताना चाहते हैं, आप सवाल उठा रहे हैं विपक्ष पर, आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप 3 उंगली उठाते हैं दूसरों की तरफ, तो एक उंगली आपकी तरफ भी उठती है ना, कि आप अगर तैयारी ठीक कर लेते, इम्प्लीमेंटेशन में इतनी दिक्कतें ना होती। आज जिस तरह से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, दूसरी तरफ सरकार बार बार फैसले बदल रही है। कभी आप कहते हैं कि 4000 निकाल सकते हैं, कभी आप कहते हैं 2500 निकाल सकते हैं। तय कर लीजिए ना कि क्या करना है जनता को। समीर अब्बास साहब, देखिए डायनामिक सिचुएशन है। हम लोगों को पता था कि कठिनाइयां होंगी, क्योंकि सीक्रेसी रखने की जरूरत थी। एटीएम्स को कैलिब्रेट करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। जब हमने देखा कि 4000 रुपए की बात थी, तो ये आप बदल सकते पहले हैं, नहीं हो सकता तो लोग था। बार बार उसी क्यू में आने लगे, बार बार दूसरे बैंक में जाने लगे। तो देखिए डायनेमिक सिचुएशंस में कैसे इवॉल्व करता है, उसके बाद सरकार डायनेमिक सिचुएशन में डिसीजंस लेती है। कोई आप हार्ड फास्ट रूल नहीं बता सकते कि यही डिसीजन है और नहीं बदलेगा, और आगे भी जो लिमिट है ये लिमिट नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं कहा सकता। डायनेमिक सिचुएशन है, लिमिट हो सकता है कल भी बढ़ जाए, परसों भी बढ़ जाए, चिंता की कोई बात नहीं। जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। ऋचा, आपको लगता है कि वाकई सरकार के इस फैसले से, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि जो गरीब हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि एक तरफ गरीब और आम आदमी जनता जो है वो लाइन में लगी हुई नजर आती है, और दूसरी तरफ कर्नाटक में जो बेल्लारी के रेड्डी बंधु हैं, वहां पर उनके परिवार में शादी की जाती है, 500 करोड़ खर्च किए जाते हैं, जमकर मुजाहिरा किया जाता है कि देखो मेरे पास कितना पैसा है। और एक ऐसा शख्स जो कि खनन घोटाले का आरोपी है, जमानत पर रिहा है, वो खुलेआम शादी कर रहा है, और बीजेपी के तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। जबकि हमारे पास खबर यह थी कि अनौपचारिक तौर पर मना किया गया है, बीजेपी आलाकमान ने मना किया कि शादी में मत जाइए, फिर भी येदियुरप्पा साहब वहां पहुंचते हैं। आपने बहुत वाजिब चीज की है, और हमारे वजीर आजम के जो हुक्मरान जो हैं हमारे, उनके जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको थोड़ी भी अगर शर्म आती तो वो इस प्रकार की बातें नहीं करते जो लाशों की राजनीति की वे बातें कर रहे हैं। एक नी जर्क रिएक्शन के अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ की जा रही है। आज़ादी के बाद अगर देश में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है तो वो इस वक्त हो रहा है। और समझने की बात यह है कि जिन 1% लोगों के पास, जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास 99% काला धन जमा हुआ है, जिनके खाते स्विस बैंक में है, जिनके पनामा लीक्स में नाम आए हैं, जिनके बहामा लीक्स में नाम आए हैं, उन पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो हमारे मोदी जी के मित्र हैं। हमारे जो वजीर आजम हैं वो एक तपाकी राजा की तरह ऋचा जी, सरकार कह रही है कि एक एक करके बीमारियों को दूर किया जाएगा ना। आप दूसरी बीमारी का जिक्र मत कीजिए। अभी जिस बीमारी का हल ढूंढा गया है, इलाज ढूंढा गया है, सिर्फ उसकी हम बात करें।
क्या आपको लगता है सरकार के इस फैसले से ब्लैक मनी जो कि 12 लाख करोड़ का, अगर हम 50% कहें जैसा कि सरकार दावा कर रही है, 6 लाख करोड़ ये जो जमा था धना सेठों के घरों में कैश के तौर पर, ब्लैक मनी के तौर पर, उसका तो खात्मा होगा ना? ये तो मानिए कम से कम इस जंग में तो अरविंद केजरीवाल को साथ आना चाहिए था सरकार के। कहां से खात्मा होगा? आज की इकोनॉमिक टाइम्स या मिंट अखबार को भी आप अगर उठा के देख लें तो 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा वापस सर्कुलेशन में नहीं आएगा। उससे ज्यादा पैसा तो आपके जो 1% लोग हैं, जिन उद्योगपतियों की मैं बात कर रही हूं, अडानी का आपने 5.5 करोड़, 5,500 करोड़ उनका आपने देश के बाहर कर दिया। मलाया को आपने भगा दिया, ललित मोदी को आपने भगा दिया, वसुंधरा राजे को आप कुछ कह नहीं रहे हैं। व्यापम कितना बड़ा घोटाला है उस पर आप चुप बैठे हैं। 67% बीजेपी का जो फंड है वो अननोन सोर्सेस से आता है। 600 करोड़ रुपए वो बीजेपी के अननोन सोर्सेस से आते हैं। उस पे आपको चुप्पी अजीब सी नहीं लगती? इसके ऊपर ठीक है, एक बड़ी राजनीति ये हो रही है कि 500 और 1000 के नोट आपने हटाए, वो 86% ऑफ मनी सर्कुलेशन में जो था आपने उसको हटा दिया, और आप कह रहे हैं कि हम काला धन हटाने चाहते हैं तो आप 2000 का नोट क्यों ले आए? ये प्रश्न सोचने वाले हैं कि 2000, और ऊपर से अभी आप देखिए अहमदाबाद में 3 लाख रुपए की नए 2000 नोटों की घूस लेते हुए लोग पकड़े गए हैं, सरकारी अफसर पकड़े गए हैं। आपके मध्य प्रदेश में सरकार ने आज ये ऐलान जरूर किया है, एक तरह से इसको आप रोल बैक मान सकते हैं कि 1000 रुपए का नोट जो आने वाला था उसको खारिज कर दिया है कि अब 1000 रुपए का नोट नहीं आएगा। ठीक है, तारिक सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, लखनऊ से। तारिक सिद्दीकी साहब, अमित शाह साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार के फैसले से मायावती और अखिलेश यादव दोनों के चेहरे फीके पड़ गए हैं और बीजेपी के नेताओं के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ब्लैक मनी है ही नहीं। इत्तेफाक रखते हैं इससे आप? ये नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बीजेपी ने जो करा है, जिस तरीके से आवाम को परेशान किया है, आप 2-3 महीने में उसका रिजल्ट देखेंगे। भाई हमारे वर्मा साहब बता रहे थे कि साहब कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो इंटरनल होर्डिंग पे जो आपने अटैक किया है, अगर वो कैंसर है तो जो बाहर का धन रखा हुआ है स्विट्जरलैंड और दुनिया भर के 93 कंट्रीज में, उसको आप कौन सी संज्ञा देंगे? वो कौन सी बीमारी है? मैं ये नहीं कहता हूं कि ब्लैक मार्केटिंग पे आप अटैक मत करिए। प्रायोरिटी गवर्नमेंट की बहुत क्लियर होनी चाहिए थी कि जो पैसा बाहर रखा था उसका आने का प्रबंध पहले होना चाहिए था। जो टॉप आपके इंडिया के ब्लैक मार्केटियर हैं, अगर आपको लगता है कि रिटेल इंडस्ट्री और इन सब में, रियल एस्टेट में है, उन पे आपको छापे मारने चाहिए थे। आपने तीसरा जो पायदान में सबसे नीचे खड़ा हुआ नॉर्मल ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, जो इमरजेंसी फंड रखता है, जो औरतें अपने यहां इमरजेंसी फंड रखती हैं, आज उस पे से आप पर्दा हटा करके उस फंड को खींच रहे हैं। और हम ये नहीं कहते आप उसको मत खींचिए, वो तीसरे चौथे नंबर पे होना था। और अगर होना था तो उसमें अगर आपका जो काला धन वाला उस तरह का भी कोई व्यापारी है 100-200 करोड़ वाला, तो वो भी 1000 की नोट मैक्सिमम वो रखता, कम स्पेस लेती, 500 की तो नहीं रखता। 500 की नोट जो सर्कुलेशन में है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के रोजमर्रा जिंदगी के लिए था। तो आपका प्रायोरिटी गलत, आपका करने का तरीका गलत। 2100 करोड़ डिनोमिनेशन है 500 और 1000 की नोटों का। 2100 करोड़ नोट को आपकी छापने की कैपेसिटी 300 करोड़ के हिसाब से 7 महीने की है। या तो आपने 7 महीने पहले छाप लिया होता इसको, फिर आप लगाते, किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। या आप अगर नए, और जब वो आपने करा नहीं, क्योंकि जो गवर्नर की सिग्नेचर आ रही है वो गवर्नर 1.5-2 महीने पुराने हैं, इसका मतलब आपको 7 महीना लगेगा छापने में। तो ये प्रॉब्लम 7 महीने तक तो ठीक नहीं होगी। आज 40-50 मौत वर्मा जी को तकलीफ नहीं दे रही है। मौत होती है सबकी, अभी लोग डेंगू में मर रहे हैं, चिकनगुनिया में मर रहे हैं, लेकिन एक मौत जो गवर्नमेंट का काम है मौत से बचाना, गवर्नमेंट अपने सिस्टम से मौत में ढकेल दे तो उस पर सवालिया निशान उठेगा। फिर चाहे वो 1 मौत हो चाहे 50 हो। और 7 महीने का वक्फा है जब तक ये पूरी की पूरी करेंसी प्लाउ बैक होगी। 7 महीने में क्या होगा, क्या हशर होगा, ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे बीजेपी के लोग। आपके हिसाब से ये मुसीबत लंबी खिंचने वाली है, ये 50 दिनों में हल नहीं होने वाली, ये मुसीबत लंबी खिंचने वाली है। डॉक्टर नासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर हुसैन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक सवाल ये खड़ा होता है कांग्रेस पार्टी के सामने आज कि जब सरकार हर मसले का जवाब देने के लिए तैयार है, हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार है, तो आप बहस क्यों नहीं चाहते संसद में? ठप क्यों कराया जा रहा है सदन को? जितने
सवाल पिछले एक हफ्ते से अलग अलग अपोजिशन पार्टीज द्वारा पूछा जा रहा है, अभी तक किसी भी सवाल का सैटिस्फैक्टरी जवाब किसी भी, चाहे वित्त मंत्री के द्वारा हो, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हो, या नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर्स के द्वारा हो, कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ क्या हो रहा है, वाहवाही लुटाई जा रही है, अपनी पीठ थपकी जा रही है, और सिर्फ प्रोपोगंडा मिशनरी जो आरएसएस संसद आप ठप करवा देंगे तो जवाब मिल जाएगा क्या? जवाब तो लेना पड़ेगा ना संसद के भीतर आपको। ये जिम्मेदारी आपकी है, आप ऑपोजिशन है। हिंदुस्तान में बिल्कुल जवाब मांग रहे हैं, बिल्कुल जवाब मांगेंगे। और जब इनके पॉलिसीज हैं उसको तो अपोज करने का जो डेमोक्रेटिक तरीका है, वो हर डेमोक्रेटिक तरीके को बिल्कुल अपनाएंगे। जहां पे 40 से ज्यादा जाने गए हैं इस चीज को, डिमोनेटाइजेशन वाला जब से ड्राइव चला 40 से ज्यादा जाने गए हैं। ये हर चीज के ऊपर जो हम कांग्रेस को पिछले 60 साल में ये हुआ, 65 साल में वो हुआ करके खाली निशाना बना के गलत फैक्ट्स जो है देश के सामने रखा जा रहा है। हर चीज में हर एक फैक्ट जो इन्होंने देश के सामने रखे हैं वो बिल्कुल गलत से गलत रखे, तो उसका तो जो जवाब हम मांगे ही मांगेंगे। और साथ में जो है ये जो हर चीज में ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस एक मॉन्स्टर था इस देश में, कांग्रेस इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं, उसका तो प्रोटेस्ट होगा ही होगा। ये पिछले ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले 2-2.5 साल में मोदी जी जादू की छड़ी लेके आ गए और पूरे देश को डेवलप कर दिए। ऐसा लग रहा है कि जो हम पूरे दुनिया के सामने एक मजबूत देश उभर के जो खड़ा हुआ है सिर्फ मोदी जी के टेन्यूर में खड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन इस फैसले के तो साथ है ना, अटैक कर रहे हैं, ब्लैक मनी को खत्म करने की जो कोशिश की है सरकार ने, उस फैसले के तो साथ हैं आप। और ये बार-बार आपको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन जो उनमें जो दिक्कतें हो रही हैं आप उसी के तो खिलाफ हैं। कह रहे हैं कि मुझे, और लोगों के सामने जो जाके रो रहे हैं और जो बार-बार जो ये कह रहे हैं कि जो मुझे मेरी जान को ही लेने, मेरी जान का खतरा है, तो देश को बचाना, देश को बताना पड़ेगा इन लोगों को कौन प्रधानमंत्री की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री देश के सामने खड़े होकर ये बोलते हैं कि मेरे जान को खतरा है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कौन सी ऐसी ताकत इस देश में है जो हमारे प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं। ये ड्रामेबाजी बंद करें और देश को जो है मालूम, देश को सुधार की तरफ ले जाना चाहिए। जिस तरह से एक माहौल पिछले 10 दिन में इस देश में किए हैं, जो आम आदमी त्राई कर रहा है, ये प्रश्न पूछना बंद करे तो मैं जवाब का सिलसिला शुरू करूं। ठीक है डॉक्टर हुसैन, अब जवाब भी सुन लीजिए। जी डॉक्टर हुसैन साहब जवाब भी सुन लीजिए। अब अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, जवाब सुन लीजिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज सबसे ज्यादा चिल्ला वो पार्टी रही है, वो पार्टी के नेता हैं जिन्होंने सत्ता में कहीं ना कहीं भागीदारी मचाई है, भागीदारी की है और देश को लूटा है। आप बात करिए बीएसपी की, बात करिए समाजवादी पार्टी की, बात करिए कांग्रेस की, और बात करिए ममता जी की, चाहे वो शारदा हो, चाहे नारदा हो, चाहे बात करिए अरविंद केजरीवाल की जो नए आए हैं लेकिन बहुत, मतलब सारी पार्टियां देश को लूट रही है सुदेश जी, सिर्फ आप ही की पार्टी साफ सुथरी है इस देश में। सारी पार्टियां लूट रही हैं। देखिए समीर अब्बास साहब, मैं पूरा कर लूं फिर आप अपनी टिप्पणी को दीजिए। मैं अपनी बात को पूरा करूं फिर टिप्पणी दीजिएगा आप जरूर। ये सारे लोग अरे सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुन में 50 से 60 लोगों की जाने ली है आपने। ये सारे लोग, अरे सुन तो लो यार, नासिर भाई सुन लो, छत्तीसगढ़ में पीडीएस का जवाब तो लीजिए भाई। मुझे मालूम है नहीं बोलने देंगे आप। सुनिए तो सही, हर बात का जवाब देंगे, हर बात का जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुनिए तो सही, सुनने का हिम्मत रखिए। इन सारे पार्टी के लोगों ने टर्माइट की तरह पूरे देश को चाट रखा है। इसके खिलाफ एक सर्जिकल एक्शन की जरूरत थी और इसीलिए आज देश की जनता जो है इनकी बातों में नहीं बकने वाली। आज ये लोग गए थे अरविंद केजरीवाल, सर्जिकल एक्शन कर्नाटक में क्यों नहीं होता? वहाँ मोदी के आपका सर्जिकल एक्शन जो है ये कर्नाटक में क्यों नहीं दिखता? जहाँ 500 करोड़ रुपए बहाए जा रहे हैं, पता है ना, वो सब व्हाइट मनी है, गारंटी लेंगे आप? वो क्यों नहीं लेकर जी गलत है वो। आप अगर उस पर बात करेंगे, उस पर हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिसने भी गलती किया है, किसी भी पार्टी का हो, नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूनिट के प्रेसिडेंट है ना येदियुरप्पा साहब, उन्हीं के तो मंत्री थे, उन्हीं के तो मंत्री थे रेड्डी साहब पूरी, और येदियुरप्पा साहब शादी में शामिल होते हैं आपके मना करने के बाद भी। नहीं देखिए, सुनिए एक
एक मिनट, हाँ। मैं जवाब दूं। ये एक देखिए सोशल एंगेजमेंट, जल्दी से लड़की की शादी खत्म थी, कीजिए, वो जल्दी एक से। सोशल ओकेजन में गए थे और इससे कहीं भी जस्टिफाई नहीं होता, कहीं भी ब्लैक धन जस्टिफाई नहीं होता है। प्रधानमंत्री के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, अगर पार्टी गलत करेगी तो पार्टी के खिलाफ एक्शन होगा। ये नए भारत के सृजन की बात है, नए भारत की संरचना की बात है। आप दूसरे जब पार्टियों सृजन में होता लोगों है, पे तारिक आपको सिद्दीकी आपको साहब, पता है क्या होता है? तारिक सिद्दीकी साहब, वोट बैंक तारिक होते हैं। सिद्दीकी साहब, मुझे वोट एक सवाल बैंक का जवाब होता दीजिएगा। है। ये जो सरकार का लोग कदम सारे उठाया लोगों को गया है दिक्कत नहीं है। ब्लैक मनी को दिक्कत कर्व करने आपको के है। लिए, आपको आपको लगता है कि दिक्कत आने है। वाले जो यूपी चुनाव हैं उसमें जबरदस्त असर इसका देखने को मिलेगा? चुनावों में जिस तरह से काला धन पानी की तरह बहाया जाता है वो हम सबको पता है। आपको लगता है उस फैसले से रोक लगेगी? इंप्लीमेंटेशन में तो दिक्कतें हैं, उसकी हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए हमें अब्बास साहब फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि हमारी सरकार ने खासतौर से अखिलेश यादव जी ने 4.5 साल में जो डेवलपमेंट किया है, जिस तरीके से समाज के हर वर्ग को उन्होंने एंगेज किया है, यूथ को एंगेज किया है, हम तो चुनाव उसी डेवलपमेंट में लड़ेंगे। परेशानी थी भाजपा के हनीमून की पीरियड खत्म, 2.5 साल के बाद ये चुनाव है, अब इनसे लेखा जोखा पूछा जाएगा। ये हमको बताया ना कि 2.5 साल में कौन सी तरक्की करी है, ये हमको बताया ना कि वादे करके चुनाव लड़ा था। माइनिंग माफिया के साथ जो आप मिले हुए थे, पैसा बना रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी ने एक बोला मिनट, है, सुरेश नहीं बोल रहे जी, हैं। अब आप वही काम कर रहे हैं, आप भी पैसे बीच का में क्या बोल रहे होगा? हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, जी। फिर तीसरी सर्जिकल, आपके अमित शाह साहब, मैंने आपकी बात सुन ली, वर्मा साहब मैंने आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात सुनिए। अमित शाह साहब आजमगढ़ में कहते हैं फला का चेहरा उतर गया, ढेका का चेहरा उतर गया। आप अपने चेहरे को तो आईने में देखिए, आईना सच बोलेगा कि आपका चेहरा कितना उड़ा हुआ है। आपके कह देने से आप कह देंगे कि फला पार्टी के पास, अगर कोई आदमी आम आदमी की परेशानी को आपके सामने रखे तो आप उसको कह देंगे इनके पास काला धन है, इसलिए ये आम आदमी की बात कर रहे हैं। आप तय करेंगे। अभी आप कह रहे थे, आप ही जज बन गए, आप ही अरे आम आदमी परेशानी झेल रहा है और वो बोल रहा है फिर भी वो मोदी जी के साथ है, क्योंकि उसको विश्वास है कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी उसको विश्वास है कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं। तारिक साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के चेहरे भी उतरे हुए हैं। इन परेशानियों तारिक को साहब, झेलने के तो बाद इसका भी वो मतलब हमारे क्या साथ खड़ा ये है। कहा जाए कि सरकार ने एक रिस्की फैसला लिया है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है अगर वोट बैंक के तौर पर देखें तो वो बीजेपी के साथ रहता है, ये माना जाता है यूपी में। तो सरकार ने क्या ये रिस्की फैसला किया है कि आप तो मेजॉरिटी में आए, तारिक साहब? आपको 1,85,000 करोड़ रुपए, अब आप सवाल नहीं सुनते ना, यही तो दिक्कत है। पीएसयू बैंक क्यों बंद होने के कगार में 6 महीने से खड़े थे? 6 महीने से डिस्कशन हो रहा है। तारिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, कहां तो चले गए क्या आप सारे ये मानते हैं कि सरकार ने एक रिस्की फैसला लिया है, क्योंकि व्यापारी वर्ग को दिक्कतें हो रही हैं, आप खुद कह रहे हैं, और व्यापारी वर्ग जो है वो एक तरह से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा है यूपी के लिहाज से अगर हम देखें, तो सरकार का रिस्की फैसला है ये? जी, ये मान रहे हैं आप? जी बिल्कुल होगा। कैलकुलेशंस इनके गलत पड़ेंगे क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी। खुल करके हो सकता है टेलीविजन पे लोग आपसे बात ना कर पाए, लेकिन आप नहीं मॉर्निंग तो वॉक उस लिहाज से तो जाइए बीजेपी और के लाइन खिलाफ पे खड़ जाता है के ना बात ये करिए, फैसला, इंटरनल लोगों फिर से भी बात सरकार ने करिए। ये कदम अंदर उठाया, ट्रेडर, तो फिर तो तारीफ ट्रेडर करनी का चाहिए सारा आपको। वर्ग, ट्रेडर का सर बीजेपी, सर मैं क्यों तारीफ कर दूंगा? इस फैसले के खिलाफ जाने से मैं इलेक्शन तो हमारी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन 3 साल 3.5 महीना जो पब्लिक, जो आवाम झेल रही है, वो हमारा इलेक्शन जीत जाने से उस आवाम की दुख तो नहीं कम हो जाने वाला है। आपने आवाम की परेशानियां क्यों नहीं दूर करी भाई? हमारा काम सिर्फ इलेक्शन जीतना तो नहीं है, इलेक्शन तो हम जीत जाएंगे, अपनी तरक्की जो काम किया उस पर भी जीत जाएंगे, हमको इनके गलत फैसलों की जरूरत नहीं है। जो आज पब्लिक झेल रही उसका, उस जख्म का इलाज कौन करेगा? वो करेंगे वर्मा जी। जिसकी जानें चली गई वो लौट करके आएगा, जिसका बिजनेस चौपट हो रहा है 3-3 महीने 4-4 महीने, अब बिजनेस सबके सब ठप है। रियल एस्टेट 1 साल पीछे चला जाएगा, इकोनॉमी मिनिमम 1-2 साल पीछे जाएगी। तो 2 साल का हल क्या निकाला इन्होंने? ऋचा पांडे जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स की नाराजगी, जिसको भुनाने की खूब कोशिश भी कर रही है आम आदमी पार्टी आपकी, इसका नुकसान हो सकता है बीजेपी को आने वाले चुनाव में, चाहे वो पंजाब का हम जिक्र कर लें या यूपी का जिक्र कर लें? देखिए समीर, अगर 86% आपकी जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, आप उसको एक दिन यकायक रोक देंगे तो सारी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। यहाँ कोई भुनाने की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस है कि जो गाड़ियां बाहर से एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, गोभी, आलू, टमाटर, सब्जी, दाल,
ये सब लेकर वो सब की सब जहां थी वहां रुक गई हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो पैसा नहीं निकाल पा रहे, वो अपने ट्रक ड्राइवर्स को कैसे देंगे। ये सब चीजें इन्होंने सोची ही बिल्कुल, नहीं। दिक्कतें हैं, इन्होंने बहुत दिक्कतें एक हैं। बैंकिंग सिस्टम जिसमें से 58% बैंक्स जो है हमारी ब्रांचेस हैं वो 58% हाउस होल्ड्स तक पहुंच पाते हैं, और 20% बैंक की ब्रांचेस रूरल एरियाज में हैं। आप अगर बैंकिंग सिस्टम पे इतना रिलाई कर रहे थे तो आप कुछ महीने लगा के उसको और रोबस्ट कर सकते थे, परंतु आपकी नियत ये नहीं थी। यहाँ नियत की भी बात है और जवाबदेही की भी बात है। हम लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता बहुत भ्रष्ट हैं, व्यापम का मामला हो या राजस्थान का मामला हो, मोदी जी ऑनेस्ट हैं, यही हम लोग सोच रहे थे। परंतु अब हमें यह पता चला है, इनकम टैक्स की कुछ पेपर्स मिल गए हैं कि भाई ये देखिए कि बिरला को, अमिताभ शुभेंदु को इन्होंने 25 करोड़ रुपए अमिताभ शुभेंदु से लिए, इन्होंने बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के। इन्होंने सहारा से 40 करोड़ रुपए लिए जब ये गुजरात के सीएम थे। तो यानी जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो कह रहा है अच्छे दिन आएंगे और जुमलाबाजी कर रहा है, फिर एक दिन वो कहते हैं कि रात में आज से आपके 86% आपकी करेंसी खत्म हो गई, फिर जापान चले जाते हैं, वहां जाके हंसने लगते हैं, फिर गाजीपुर में भारत में आके वो रोने लगते हैं, फिर अपनी मम्मी को फोन कर देते हैं। 97 ईयर ओल्ड महिला को ये लोग उठा के ले जाते हैं बैंक। क्या दिखाने की, भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? कभी नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल गिफ्ट करते हैं, कभी अपनी मां को लाइन में लगा देते हैं। तो कोरी राजनीति हो रही है। ना आपने बैंकिंग सिस्टम पे कोई काम किया, ना आपने ये देखा कि एक वेंडर एक दिन में सिर्फ 30 एटीएम को भर सकता है और उसे कम से कम 6-7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, हैदराबाद में वो कर लेगा, परंतु आप मेरठ से आगे चले जाइए दिल्ली में, आप तमिलनाडु में चले जाइए, कहीं नहीं। झारखंड, छत्तीसगढ़ में आप हवाई जहाज से पैसे भेज रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अभी तो ये मीडिया ने रिपोर्टिंग की है कि 50 लोगों की मृत्यु लाइन में खड़े होके हुई है। ऐसे लोग हैं जिनके घर में बच्चे दम तोड़ चुके हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास खाने को नहीं है। दिक्कतें और परेशानी है। सुदेश जी जवाब देना चाह रहे हैं इसका। सुदेश जी, आरोप ये लग रहा है कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ आप मैदान में उतर आए, लोगों को इतनी मुसीबत में झोंक दिया गया, आहुति जा रही है आम आदमी की, और सरकार उसको भुनाने की कोशिश कर रही है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये आरोप है। तो वो भी नरेंद्र मोदी को नहीं चुनेंगे। ठीक है, ऋचा जी, होगी आपकी समीर बात। अब्बास साहब, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये बहुत देर से बोल रहे हैं, इनको थोड़ा सा बता दूं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ बड़ा से बड़ा एलिगेशन लगा सकते हैं, उन्होंने आज तक कोई भी एलिगेशन किसी के खिलाफ भी साबित नहीं किया। वो सपना देखते हैं, सपना देखते हैं और सुबह के एलिगेशन लगाते हैं। ये कांग्रेस की बी टीम बन के रह गए हैं। ये जो जितने एलिगेशन लगा रहे हैं सारे कांग्रेस ने गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, अरे कुछ सभ्यता तो रखिए। आप जब बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, अरे सुन तो लीजिए। आप जब बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, ऋचा जी, कम से कम इतना तो हिम्मत रखिए। ऐसे बहस का आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था ना, प्लीज। आप जब बोल रही थी तो मैं सुन रहा था। कम से कम इतना तो सिविलाइज्ड हुई कि मेरी बात सुन लीजिए। हम भी यहाँ कुछ बोलने के लिए बैठे हैं। तो ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति खुद बोला था, आपको याद होगा समीर अब्बास साहब, कि मैं एनार्किस्ट हूं। ये किसने बोला था? मैं एनार्किस्ट हूं, किसने बोला था? मैं एनार्किस्ट हूं, इसको अरविंद केजरीवाल ने बोला था। आज ममता जी के साथ मिलकर वो क्या कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आपको पता है आपके मुताबिक, अरे सुन तो लीजिए, आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अरे आपसे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब तो देने दीजिए यार, क्या मजाक बना के रख दिए? ये क्या हो रहा है समीर अब्बास साहब? मैं जवाब दूं या ना दूं? एलिगेशन लगा के भाग जाइए, एलिगेशन लगा के भागेंगे, जवाब भी सुनेंगे। जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। अरे जवाब सुन लीजिए ना, अरे जवाब सुन लीजिए। आप ये बताइए समीर अब्बास साहब, आपके जो पैनलिस्ट हैं, इनकी बात को अगर मान लें, अगर समीर अब्बास साहब अगर इनकी बात मान लें, आपके पैनलिस्ट की बात मान लें, आपके पैनलिस्ट की बात मान लें, तो हमने हर वो कदम लिया है जो गलत किया है। यानी कि हमने हार को गले लगाने का काम किया है आपके मुताबिक। लेकिन हम बता दें, हम लोग देश प्रेमी हैं, देश के लिए काम करते हैं, ना हार में न जीत में, देशप्रेमी और देशभक्त वाली बात नहीं है सुदेश जी। जो आरोप लगा के पद पर जो मिला ये भी सही, वो भी सही, उसका जवाब दीजिए। जो मिलेगा। हम लोग देश का सृजन कर रहे हैं।
आपने हम बड़े लोग फ्लाई बाय उद्योगपतियों नाइट का ऑपरेटर पैसा नहीं देश है के बाहर जो करा एनजीओ, और जो आज फोर्ड आप फाउंडेशन 500 के और पैसे 1000 पर के चलते नोट थे, लगवा के फोर्ड उनका फाउंडेशन लोन के राइट पैसे ऑफ पर करवा चलते रहे थे हैं। और भारत की आपने ये राजनीति किया कर रहे है। थे। हम आपने लोग फ्लाई क्या बाय किया नाइट है? ऑपरेटर ठीक नहीं है। है समीर इन जी, फ्लाई बाय 8 नाइट लाख ऑपरेटर करोड़ से का देश घोटाला को हुआ बचाइए। ठीक है ऋचा जी, आज ऋचा कोई जी, काम सुदेश नहीं जी, है। आप बाहर दोनों से से विदेशी गुजारिश है, से दूसरों की खेलने बात भी वाली सुन लीजिए। पार्टी है। तारिक सिद्दीकी साहब को जाना है, मुझे ब्रेक लेना है। तारिक सिद्दीकी साहब, एक सवाल आपसे जाते जाते, आखिरी कमेंट, कि क्या आपको लगता है जिस तरह से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, लोगों की परेशानियां भी आपके सामने हैं, और अगर इसका कुछ अच्छा नतीजा निकलता है कुछ दिनों बाद, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा 50 दिनों के बाद, कि भाई ब्लैक मनी जो है वो बहुत सारा सामने आ जाएगा, देश की इकोनॉमी में सुधार होगा, तो क्या आपको लगता है कि पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको बीजेपी का, अगर हम यूपी चुनाव के मद्देनजर देखें इसको तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इलेक्शन से पहले 100 दिन मांगे थे 2014 के। 100 दिन की जगह आपको टोटल उनको 850 दिन मिल चुके हैं, 2.5 साल मिल चुका, कुछ नहीं कर पाए वो। तो इसलिए 50 दिन इसलिए मांग रहे हैं कि आदमी 50 दिन की पेन तो फिलहाल भूले, फिर अगले इंस्टॉलमेंट में पेल अगले क्वार्टर में वो देंगे। इसका असर आपको पंजाब और यूपी के इलेक्शन में जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसके मिलने से हम खुश नहीं होंगे, क्योंकि आम आदमी जिस तकलीफ से आज गुजर रहा है, हमारे दोबारा सरकार बनाने से वो दिन उसके हम नहीं लौटा पाएंगे। वजीर आजम का फैसला नियत के हिसाब से भी गलत है और तरीके के हिसाब से भी गलत है। अगर इन्होंने कहा था कि पिछली पहले तो आपकी मांग ये थी ना कि 10 दिन की मोहलत दे दी जाए, आने के बाद 10-20 मंत्रियों के ऊपर छापा मार करके उनके, मेरी बात सुन लीजिए साहब, 10-20 मंत्रियों पे छापा मार के जिन पे इनको शक था उनका दूध पानी कर देते, फिर ये जनरल पब्लिक को परेशान करते, तो हम अप्रिशिएट करते कि नेशनल बिल्डिंग का ये दूसरा कदम है, हम लोग झेलने को तैयार हैं, अवाम को झेल लेना चाहिए थोड़ा। ऐसा उन्होंने नहीं किया है, उसको छेड़ा है जिसको सबसे आखिर में छोड़ना चाहिए था, और प्लानिंग बहुत खराब थी। अगर आपको बंद ही करना था, आप 1000 रुपए के नोट, आप 1000 के नोट बंद कर देते। काला धन रखने वाले बड़े डिनोमिनेशन में अपना पैसा रखते हैं, 80-90% आपका काला धन खत्म हो जाता। जो रिक्शे वाले से लेकर के हर आदमी के पास 500 रुपए मिनिमम रहने लगा है, उनकी सुचारू जिंदगी चलती, इतने बड़े सवाल आप पे नहीं उठते, आपके फैसले को सलाम दुनिया करती, हम भी आपको करते, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं किया है, तो सवाल तो आपके ऊपर उठते हैं। और जिस तरीके से गुजरात में नोटों का चलन है, जिस तरीके से भाजपा के बहुत सारे अकाउंट में पैसे डाले गए, जो खबरें आ रही हैं, उस पर भी सवाल उठता है। कहीं ना कहीं एक मिली भगत थी, एक बड़ी प्लान थी, जो दूसरे पार्टियों को उन्होंने अपने को कॉन्फिडेंस में लेकर के, सवाल तो उठता है, सवाल उठता है, मामला बहुत क्लीन नहीं जी। ठीक है, तारिक सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि नोटबंदी से 8 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं कि 9 दिन में देश को 2,25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इन तमाम दावों का आधार क्या है, और अगर वाकई आधार है तो सरकार का जवाब क्या है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। संसद की कार्यवाही भी आज ठप करनी पड़ी, कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, विपक्ष का इतना जोरदार हंगामा हुआ। दूसरी तरफ सड़क पर हमने देखा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक साथ सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े नजर आए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सुदेश वर्मा जी, साफ तौर पर ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 दिन में सरकार रोल बैक करे, अपने इस फैसले को वापस ले, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ऐसी कोई उम्मीद है क्या? सरकार सोच भी सकती है क्या इस पर? इस कंडीशन में है सरकार? देखिए, जो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमने लिया है, तो हमने सर पर कफन बांध के लिया है कि कुछ भी हो जाए, देश को अगर सुधारने की बात है तो हम जो सही समझते हैं हम वो करेंगे। और हमारे साथ लोगों का मैंडेट है, जिन्होंने हमें बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ भेजा है करप्शन पर नकेल लगाने के लिए और ब्लैक मनी को सर्कुलेशन से हटाने के लिए। किसी को अच्छा लगे खराब लगे, जो एनार्किक लोग हैं आके एनार्की करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है देश की जनता पर, क्योंकि उनके लिए तो एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक ऐसे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो सिस्टम को क्लीन अप करेगा। हम लोग भी उसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम तो जनता से ही अपील करेंगे कि इन लोगों के भड़कावे में ना आए और नरेंद्र मोदी जी पर जो भरोसा रखा है उस भरोसे को कायम रखें। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी मिलेगा।
ऋचा जी, आपकी पार्टी तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल खुद ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, तो आप सरकार के इस फैसले से कुछ हद तक साथ क्यों नहीं खड़े नजर आते? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक मनी पर एक हद तक लगाम तो लग रही है, आप सिरे से खारिज क्यों कर देते हैं? मुझे इस पर आश्चर्य होता है। और जिस तरह से रोल बैक करने की मांग की जा रही है कि 3 दिन के अंदर सरकार वापस ले ले अपना फैसला, प्रैक्टिकल नजर आता है आपको आज 9वें दिन सरकार के फैसले के बाद? देखिए, अगर 50 दिन बाद इन्हें रोल बैक करना पड़ेगा या 60 दिन बाद इन्हें रोल बैक करना पड़ेगा, तो कितने लोग मर जाएंगे और कितना नुकसान देश का हो जाएगा। रोल बैक तो ये होगी पॉलिसी, क्योंकि जनता को खाने को नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। काले धन के अगेंस्ट हम हैं, पर आप काला धन किससे वसूल कर रहे हैं? रिक्शे वाले से वसूल कर रहे हैं, वो जो लाइन में दूध की डेयरी के सामने खड़ा रहता है उससे वसूल कर रहे हैं, मेरे से और आप जैसे लोगों से वसूल कर रहे हैं। जो सफेद की कमाई है हमारी, आप किससे वसूल करना चाहते हैं? किसान से वसूल करना चाहते हैं? यही राजनीति, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जिन बड़े उद्योगपतियों के पास काला धन है, अगर उसमें से एक में भी, सुदेश जी आप चुप हो जाइए, वाले से ब्लैक मनी वसूल करेंगे? किस तरह की बातें कर रहे हैं? चुप हो जाइए, सुदेश जी चुप हो जाइए। रिक्शे वाले से ब्लैक मनी वसूल करेगा? रिक्शे वाले पर ब्लैक मनी होता है? मैंने नहीं बोला, आप लोगों को फिर समीर आप इनको बोलिए शांत रहने को, गुमराह कर रहे हैं, थोड़ी सी गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को, थोड़ी सी पैनलिस्ट ये क्या रिक्शे वाले के खिलाफ है? उनका यही कहना है कि रिक्शे वाले लगे हैं ना, घोटाला कर रहे हैं, लाइन में तो सब्जी वाले लगे हैं ना, सारा पैसा बाहर, लाइन में तो आम आदमी लगा हुआ है ना। क्या ये मूव रिक्शे वाले के खिलाफ है? लाइन में और क्या ये मूव रिक्शे वाले के खिलाफ है? क्या ये मूव गरीब के खिलाफ है? आज जाए गरीब आदमी से आप बात करिए, कर देना चाहते हैं आप फिर बरगला रहे हैं लोगों को कि आप एक देशभक्ति की आड़ में लोगों को बोलने ना दें। लोगों के आपने क्या यहाँ पर लोगों की जबान बंद कर देना चाहते हैं कि क्या डेमोक्रेसी में कोई बता नहीं सकता कि ये पॉलिसी गलत है? आपको अपने ऊपर इतनी बड़ी श्योरिटी है, यहाँ 25 करोड़ 40 करोड़ की घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, आपका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। आप आए जरूर है मेजोरिटी से, राजनीतिक पार्टी ने देश को नहीं बनाया है, देश की जनता ने राजनीतिक पार्टी को बनाया है। आप जो घमंड में बैठे हुए हैं, 8 लाख करोड़ का घोटाला आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं हम कुछ बोले ही नहीं। काले धन पे आप अटैक कीजिए, आप लोगों पे अटैक क्यों कर रहे हैं? बूढ़ी माँ को आप अपने सामने रख के पीछे से गोली चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, और किस पे चला रहे हैं? मजदूर और किसान पे चला रहे हैं। आप कारपेंटर, प्लम्बर, ऋचा जी आपकी बात समझ गया मैं। डॉक्टर नासिर हुसैन, कांग्रेस का जो रुख नजर आया, आपने सीधे सीधे पाकिस्तानी आतंकवादियों से मिला दिया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भी इतने भारतीयों की जान नहीं ली, इतने हिंदुस्तानियों की जान नहीं ली। आपको लगता है कहीं जोश में होश खोने वाला बयान था ये, और इस पर माफी मांगनी चाहिए आपको, आपकी पार्टी को? बीजेपी ये मांग कर रही है कि माफी मांगिए आप। देखिए, मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूंगी, मैंने एक नहीं ऋचा जी आपसे नहीं, डॉक्टर नासिर हुसैन से सवाल है। उससे पहले मैं ये देखिए, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आज प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार चारों तरफ से सवालों में घिरी हुई है। जब सवालों में घिरी हुई है तो सुदेश वर्मा जी का और भारतीय जनता पार्टी के सारे स्पोक्सपर्सन का और सरकार का यह रवैया है कि हम देश प्रेमी हैं और जो भी हम लोगों से सवाल कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। उनको मैं सिर्फ ये याद दिला देना चाहता हूं, इस तरीके का रवैया पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में उठा के देखेंगे तो एक बंदे का ये रवैया था, एक पार्टी का ये रवैया था, वो था हिटलर और उसकी नाजी पार्टी का ये रवैया था। हमारी देश का जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, उसके खिलाफ आई है। हर कोई सवाल करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, तो मुझे लगेगा भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग बन जाएंगे और पूरा देश देशद्रोही हो जाएगा। ये फालतू तो ये सवाल, ये तो एक है। दूसरी बात, जहां पे गुलाम नबी आजाद साहब जो हमारे राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका जो एक एनालॉजी ड्रॉ करने की बात थी, मैं उसको सवेरे सुन रहा था, तो उनका सीधा साफ था, उनका साफ मानना था ना, उनका साफ मानना था। सुदेश जी, मैं आपकी बात सुन रहा था, प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे टाइम दीजिए, बोलिए। आप मेरे अच्छे मित्र हैं, मुझे टाइम दीजिए, मुझे सुनिए। जवाब तो बनेगा ना भाई। देखिए, गुलाम नबी आजाद जी के जवाब तो बनता है। गुलाम नबी आजाद जी की जो बात है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। गुलाम नबी आजाद के स्टेटमेंट जवाब, मेरी बात खत्म होने, जवाब तो सुन लीजिए। बात खत्म, मेरी उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो इसलिए लोगों की बात काट रहे हैं बीच में। तो मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब ही नहीं है तो लोगों की बात काट रहे हैं। आजाद साहब की जहां तक बयान की बात, स्टेटमेंट,
आजाद साहब का जहां तक स्टेटमेंट की बात थी, उन्होंने एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की, और वो बंदा जो कश्मीर की घाटियों में है, जो ये पाकिस्तानी आतंकवादी को पिछले 40 साल से झेल रहा था, उन्होंने एक एनालॉजी ड्रॉ की। उन्होंने ये बोला कि जितने आतंकवादी के थ्रू मारे नहीं गए लोग, उससे ज्यादा लोग जो है पिछले 9 दिन में उतने जाने गए हैं इनके एक डिसीजन की वजह से। उनका सवाल यह था कि तो आखिर बताइए कि वो भी तो आतंकवादी हैं, तो ये अपने ही लोग को जो मार रहे हैं, जाने ले रहे हैं, ये क्या आतंकवादी से कम है क्या? तो इसमें गलती क्या है? हाँ, इसमें क्या गलती है? क्यों क्षमा मांगना चाहिए? ठीक है, जो 40 से ज्यादा जान गए, मैं एक नाम, माफी का कोई सवाल ही नहीं होता। नाम उनकी और उम्र, आप उनके कह रहे पता हैं कि नहीं, सरकार ने पता ब्लैक नहीं, मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, लेकिन आहुति जो है वो आम आदमियों की जा रही है। आपकी गलतियों का खामियाजा आम आदमी भुगते। क्यों भाई? समीर अब्बास साहब, मैं बोलूं? कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। जी, मैं बोलूं? समीर जी अब्बास, सुदेश जी, कमल का फूल समीर सबसे अब्बास बड़ी साहब, मैं भूल। बोलूं? वो तो पूरे सोशल मीडिया पे छा गया देखिए, है। सबसे पहली बात है कि नासिर हुसैन साहब ने जो बोला, मैं बताऊं, ये इतने हल्के में ना बोले। नाजी की जब आप बात बोलते हैं ना, तो आप जर्मनी का इतिहास पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर क्लोजेस्ट, सबसे नजदीक देश कभी आया है नाजिज्म के, फासिज्म के, तो वो इमरजेंसी के समय था, जो आपने इम्पोज किया था। लोगों के कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं आप, जेलों में ठूस देते थे, मत भूलिए। हमें लोगों की पीड़ा हमें पता है, हमने जब कोई एक्शन लिया है देश हित में लिया है, सब कुछ सोच समझ के लिया है। और जो लोग अरे आप तो मत ही बोलिए ना, आपको तो बता ही दिए कि आप लोग क्या है, आप लोग एनार्किक लोग हैं। समीर अब्बास साहब, समीर अब्बास साहब, समीर अब्बास साहब, समीर अब्बास साहब, डेमोक्रेसी समीर में अब्बास हल कर दिए हैं। समीर अब्बास साहब, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। समीर अब्बास साहब, समीर अब्बास, अपने ही बुजुर्गों समीर को अब्बास लाइन में, साहब, अपनी महिलाओं के साथ कितना harassment समीर होता है। अब्बास साहब, आपको पता है पार्लियामेंट, महिलाएं समीर लाइन में अब्बास खड़ी साहब, होती हैं, उन्हें समीर कितना अब्बास साहब, harassment समीर face अब्बास करना साहब, पड़ता है। समीर बोलिए, अब्बास बोलिए, साहब, सुदेश जी, आपकी समीर बात अब्बास सुन रहे हैं। साहब, कैसे जानेंगे समीर किसी अब्बास की साहब, खुद की गृहस्थी समीर लोगों अब्बास को, साहब, महिलाओं के दुख के बारे में क्या जानेंगे? समीर अब्बास साहब, कि महिलाएं देखिए, घर कैसे पार्लियामेंट चलाती जो है, पार्लियामेंट में महिलाएं घर कैसे ये चलाती हैं, पहले आपको दिन ये चाहते आइडिया ही नहीं थे है। डिस्कशन हो, और हमने डिस्कशन किया ना। डिस्कशन से कौन भागा? कौन पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहा है? कौन फासिज्म कर रहा है? क्या सरकार बोली पार्लियामेंट मत इस चलाओ? डिस्कशन हम पे तो मोदी डिस्कस जी को करने के लिए होना तैयार चाहिए था है। ना। आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करना चाहते, जब तक आपके टीवी में डिबेट हो मांग कर रहा है सुदेश जी की वोटिंग के साथ चर्चा हो। इस तरह वोटिंग के से सब क्यों मत भाग रहे हैं यूज आप? करें। हाँ। लेकिन समीर नहीं, हमने कहीं नहीं भाग रहे समीर अब्बास साहब, हम तो चर्चा चाहते हैं। अगर लेकिन गलत आप डिसीजन हुआ है तो फासिस्ट उसे की तरह रोल नहीं बैक बोल करने सकते में कि दिक्कत चर्चा क्या का है? जवाब फिर से प्रधानमंत्री आप दें। तैयारी के साथ ये आइएगा। छोड़ दीजिए सरकार के ऊपर, समीर ये अब्बास, छोड़। आप अरे आम बताइए, आदमी अगर पार्टी की तो गलत बात ही नहीं डिसीजन है। हुआ तो ये रोल तो बैक पता करने नहीं में क्या किसके दिक्कत ब्याह है? में कौन जो बजाता है, इतना वो ईगो? तो इस तरह की अगर कहाँ गलत यार, डिसीजन किया है तो रोल बैक बेगम करना की चाहिए। शादी में इतना कौन ईगो दीवाना है, चाहिए उस तरह की सरकार बात को। हो रही है आम आदमी कहाँ पार्टी मान रही है? की। जवाब देना चाहता हूं मैं। रोल बैक कीजिए। समीर अब्बास साहब, तो जवाब नेक्स्ट देना स्टेप है, चाहता हूं नासिर, मैं। पहले गलत नहीं, स्टेप इसका आ जवाब जाए, देना उसके चाहता बाद हूं फिर मैं। रोल बैक की बात हो। नासिर नहीं, साहब मैं ने- जवाब देना चाहता हूं, मैं नासिर बिल्कुल साहब जवाब ने- दूंगा। नासिर साहब हाँ। ने सुदेश नासिर जी, साहब मैं ने बहुत बिल्कुल अच्छा जवाब मुद्दा दूंगा। उठाया है। बहुत नासिर high साहब collateral के damage हो मुद्दा रहा का मैं है। जवाब देना सुदेश चाहता हूँ। शर्मा साहब, आप ये बात नासिर को साहब के समझिए, मुद्दे का मैं बैक जवाब देना करवाइए। इसलिए भी चाहता हूँ कि नासिर साहब के बात का जवाब मैं इसलिए भी देना चाहता हूं, ये सीरियस मुद्दा इन्होंने उठाया है। और देखिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, उसको चलने दीजिए, देश की जनता को सुनने दीजिए कि क्या सच है और क्या गलत है। आप एक तरफा अफवाह मत फैलाइए, ज्यादा आवाज करने से चीजें सही नहीं हो जाएंगी। देश की जनता को दिख रहा है सब कुछ। 50 लोग चलिए मर ठीक गए, है, ये एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सुदेश जी, ऋचा जी और डॉक्टर नासिर हुसैन, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आखिरी दौर होगा इस बहस का। बहुत सारे सवालात अभी भी बाकी हैं। तो नोटबंदी पर चर्चा का दौर जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सुदेश वर्मा साहब, अभी मैं किरण रिजिजू साहब का ट्वीट देख रहा था। उन्होंने ये बताया है देश को कि बिल गेट्स ने भी सरकार के इस कदम की तारीफ की है और कहा है कि हाई डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं उसको बंद करके सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर 2000 का नोट, 500 और 1000 का नोट आप वापस लेते हैं और 2000 का नोट देश में ले आते हैं, तो इससे करप्शन कैसे रुकेगा? क्या स्ट्रेटजी क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, कुछ लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं समीर अब्बास साहब की
अगर हम हाई डिनोमिनेशन का नोट लाते हैं 2000 का जो लाए हैं, इससे ब्लैक मनी बढ़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़े बता दूं, अगर 1970s लेट 70s में जब जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी डिमोनेटाइजेशन किया था और उसमें 5000 और 10,000 के नोट को हटाया गया था। लेकिन उस समय सिर्फ 8% लोग थे जिन्होंने 5000 और 10,000 के नोटों में जमा किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हायर डिनोमिनेशन हो तो ब्लैक मनी बढ़ेगा। देखिए, हम कोई कैश ट्रांजैक्शन के खिलाफ नहीं है। जैसे मान लीजिए, आपको पता है कि 2000 में हमने इंट्रोड्यूस किया था एनडीए की सरकार ने 1000 रुपया का नोट, उसके पहले 1000 रुपया का नोट नहीं था। तो हमने जब हंस क्यों रहे भाई, तो उसके बाद 2000 का जब अगर आप आज के दिन में इंडेक्सिंग करिए तो आप देखेंगे कि उसका अराउंड 2000 आता है। तो अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया आपको ले जाना है, कैश ट्रांजैक्शन है, आपका अकाउंटेबल पैसा है आपका जो हार्ड एंड है, तो आप ले जा सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? अब तो बहुत से स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे ब्लैक मनी होर्डिंग ना हो। नहीं, अब ब्लैक तो मनी की जमाखोरी आसान कर दी ना आपने। इतनी हाई तौबा मच रही है, अभी तो बहुत से स्टेप होंगे। अब तक जिनके 2 कमरे भरे रहते थे, जिन धना सेठों के 2 कमरे भरे रहते थे, वो अब एक ही कमरे में रख लेंगे आपके अपना ब्लैक मनी, दूसरा कमरा खाली रहेगा जमाखोरी के लिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास पैसा है और आप उसको ले जाना चाहते हैं जहां आपको लगता है एटीएम नहीं होगा, बैंक नहीं होगा, आप कैश ले जाना चाहते हैं तो आसान, लेकिन आपका ये वाजिब पैसा है, ब्लैक मनी आप नहीं ले जा पाएंगे। बहुत से स्टेप्स अभी लिए जाएंगे। हंसिए मत, ये हंसी बहुत जल्दी रोने में तब्दील होने वाला है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बढ़ा लिया है अभी बहुत कम समय में। ठीक है, ये चाय ऋचा जी आप बहुत बीच में बोल रही थी, हंस रही थी। सुदेश जी कह रहे हैं ये हंसी जल्दी खत्म होने वाली है विपक्षी पार्टियों की। जी देखिए, हंसी तो इन्होंने देश के लोगों की उड़ा दी है। लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, लाशों की जिम्मेदारी इनकी है जो 50 लोग मर गए हैं। दूसरी बात, 8 लाख करोड़ का जो घोटाला ये लोग कर रहे हैं अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के साथ, जिनके जहाजों में ये 8 लाख करोड़ का घोटाला कैसे हुआ, ये समझाइए जरा। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्यों नहीं केजरीवाल साहब अचानक अगर आप चीजों को जोड़ेंगे कि कितना कितना इन्होंने और इतने लाख करोड़ का घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई सबूत है आपके पास, या फिर ऐसे ही कह दिया आपने कि 8 लाख करोड़ का घोटाला? विजय मलाया को आपने कितना समीर अब्बास साहब, एक कहानी है सपंची का कि आप सपना देखते थे और दूसरे दिन आके आप बोलते थे ऐसा हो गया। वही लगता है ये सपना देखे हैं और उस सपने को लोगों के सामने को कितना देकर भगाया। अरे भाई कौन सी बात कर रहे हैं? दूसरे XYZ उद्योगपति हैं कितना देके भगाया। स्विस बैंक में 12,000 करोड़ थे, स्विस बैंक में 12,000 करोड़ थे, अब 8,000 करोड़ ही रह गए हैं। जो ये आप जानबूझ के पैसे को भगा रहे हैं। अरे ये कांग्रेस से पूछिए ना कहाँ ले गई? आपके बगल में है ना, कांग्रेस से ही पैदा हुए ना आप लोग। पड़ गए हैं आपने जो 7,16 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए लोन, वो भी जोड़ लिया या नहीं? बताइए, लोन्स को राइट ऑफ कर दे। ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है। और देखिए सुदेश साहब, जनता को जुमलेबाजी नहीं चाहिए, तो है ना आम आदमी पार्टी, आप जो सुबह कहते हैं कि आप ही का पैसा है, 4,500 रुपए सुबह लो, शाम को कहते हैं 2,000 देंगे, फिर कहते हैं लो अपनी इंक लगा लो। अरे अगर आज आप ही के पार्टी के नेता वोटिंग करेंगे, सीक्रेट वोटिंग, तो ये सरकार गिर जाएगी। आप 78 की बार बार बात कर रहे हैं, वहां भी 1 साल बाद सरकार गिर गई थी। आपको सोच डॉक्टर नासिर हुसैन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ऋचा जी आपकी बात सुन ली हमने, अपने तरीके से काम किया, आपकी बात सुन ली मैंने। डॉक्टर नासिर हुसैन, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, देश बनाने निकले हैं नरेंद्र मोदी जी। जी जो भी अड़चने आएंगी उस अड़चनों को झेलेंगे, हम सब उनके साथ हैं। ठीक है डॉक्टर हुसैन, नॉट सो कॉमन, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। देखिए सदेश जी, कॉमन सेंस समीर इज नॉट सो कॉमन। समीर जी, एक मिनट, दूसरों की सुनिए प्लीज, आखिरी दौर है, बहुत कम टाइम बचा है। डॉक्टर नासिर हुसैन, सबसे ज्यादा कॉमन सेंस अरविंद केजरीवाल में है, जो जब तब जाके बैठ समीर जाता है, जब जाके बैठ जाता है, समीर जी के सामने बैठ जाए, समीर जी केजरीवाल के पास अपने गली मोहल्ले में निकलिए, सब फाउंडेशन से कॉमन सेंस लेके बैठ गया एक जगह। समीर जी ठीक है फंडिंग का कॉमन सेंस डॉक्टर हमको नासिर पता है क्या हुसैन, होता है, चिंता मत करिए। समीर जी, अरे डॉक्टर नासिर हुसैन की भी सुन लीजिए। मुझे ये पता नहीं चलता, समीर जी मुझे ये समीर जी मुझे ये पता नहीं चलता, जब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, जब आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के जवाब देते हैं तो बार बार कांग्रेस जो इतना कांग्रेस से घबराती क्यों भारतीय जनता पार्टी, मुझे समझ में नहीं आता। ये दूसरा जो ओलम पहले इन्होंने जो बात रखी उसका मैं जवाब देना चाहता हूं।
जो सुदेश वर्मा जी ने बोला कि इमरजेंसी की बात है, मैं बोला इस देश में इमरजेंसी भी आई, इस देश में पाकिस्तान के खिलाफ 2 युद्ध भी हुए, कारगिल भी हुआ, चाइना के खिलाफ भी युद्ध हुआ। सबसे बड़ा इस देश में जो है, जो 92 दिसंबर 6 96 जिसको हम ब्लैक डे मानते हैं, बाबरी मस्जिद को ढाई गई, लेकिन कभी भी जो हम लोग इस देश के पॉलिटिकल नैरेटिव में जो सवाल उठा रहे थे उनको देशद्रोही कभी करार नहीं दिया गया। इस बार लग रहा है कि इनको मैंडेट मिला है, देश की जनता इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट दे चुकी है कि किसको देशद्रोही बनाना या नहीं बनाना। मुझे लगता है ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। इसको इनकी भारतीय जनता पार्टी को और इस सरकार को इस पॉलिटिकल नैरेटिव में निकाल देना चाहिए, समीर अब्बास निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, क्योंकि मेरी बात, क्योंकि बोल रहे हैं कि आप ही देश प्रेमी बनिए। नहीं, क्योंकि प्रेमी है, इसका मतलब क्योंकि है कि आप अगर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देश की जनता तय करेगी, नहीं, उनके लिए लिया गया क्योंकि मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्योंकि अरे क्या क्योंकि किसी को देश तो फिर बात सामने नहीं आ पाएगी, फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डॉक्टर नासिर हुसैन, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको पता ठीक है है, मुद्दे पर बात करना है। पता हो कि माँ को अपने बच्चे के लिए खाना बनाना पड़ता है, राशन चाहिए होता है, लाइनों में महिलाओं के लिए लाइन। सुदेश जी, ये बताइए कि जनता की परेशानियों का अंत आप कब तक कर लेंगे? सुदेश जी, आखिर में 10 सेकंड है आपके पास। रीचा पांडे जी, मैंने अभी बात खत्म नहीं की। रीचा पांडे जी, मैंने बात खत्म नहीं की। अगर कोई देशद्रोही का काम इस देश में काम किया है तो आजादी के आंदोलन में जो अंग्रेजों को जाके अभी तो ये डिस्कशन नहीं हो रहा है ना, वो लोग देशद्रोही हैं, वो देशद्रोही हैं। अरे इमरजेंसी डेमोक्रेसी को मर्डर कर दिया था आपने, उससे बड़ा देशद्रोह हो रही परेशानियां खत्म कर लेगी सरकार। हम लोगों को क्या सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, अंग्रेजों की खबर थी, हम लोगों को क्या सर्टिफिकेट देंगे यार? सुदेश जी, मेरे सवाल का जवाब जल्दी से, परेशानियां कब तक खत्म हो जाएंगी? जी बोलिए, सवाल सुना नहीं मैंने, सुना। देखिए, परेशानियां खत्म होगी अगले 3-4 दिन में, आपको बहुत चीज सुविधा दिखेगी। जो होती डायनेमिक सिचुएशन है, सरकार को सब कुछ मालूम है, और सरकार ने सारा ब्लूप्रिंट बिछा रखा है। चिंता मत करिए, थोड़ी सी कठिनाई है, इस कठिनाई को झेलिए, ईमानदारी का पर्व मनाइए, लोगों को ये बताइए। आपके चैनल तो दिखाई रहे हैं कि लोग उसके बाद भी मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं है, वो चाहते हैं कि हम होंगे, अपोजिशन के लाख कोशिश के बाद भी हम होंगे। कि हमें जिस तरह से लगातार स्टोरीज हमारे सामने पूरे देश की आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव स्टोरीज भी हमें मिल पाए कि लोग बड़े खुश हैं सरकार के इस फैसले के बाद, उन्हें बहुत आसानी हो रही है, जैसे ही बैंक में जाते हैं वैसे ही पैसे मिल जाते हैं, जैसे ही एटीएम में जाते हैं पैसे निकाल लेते हैं। हम चाहते हैं ये स्टोरीज दिखाना, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप परेशानियां दूर कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ऋचा जी, सुदेश जी और डॉक्टर नासिर हुसैन। डॉक्टर हुसैन, माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास नहीं बचा है, मुझे यही डिस्कशन क्लोज करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए। शब बखैर।